आइए हम करते हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ हम करेंगे अध्याय 13, जिसका नाम है अणुगति सिद्धांत। इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर इसके पहले प्रश्न से, जो कि पूछा हमसे बॉयल का नियम लिखिए। हमें बॉयल का नियम लिखना है। जो बॉयल ने स्टेटमेंट दिया था गैस के संबंध में वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो उसके अनुसार होता है कि बॉयल के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बॉयल ने नियम दिया था कि यदि हम किसी गैस का ताप यानी कि जो टेम्परेचर है वो नियत कर दें, ताप को क्या करना है, नियत करना है, स्थिर करना है, कांस्टेंट रखना है, तब उसके एक निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होगा यानी कि V होगा वो उसके दाब के यानी कि P के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आयतन है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि V और व्युत्क्रमानुपाती 1/P लिखते हैं, है ना। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट था बॉयल का। इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर अच्छे से लिखा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि V व्युत्क्रमानुपाती P लिखते हैं हम। इसको 1/P है। जब हम कोई राशि होती है उसको हम 1 के बटे में लिखते हैं, और यहाँ पर जो चिन्ह हम लगाते हैं ये चिन्ह अनुक्रमानुपाती का भी होता है, समानुपाती का भी होता है और व्युत्क्रमानुपाती का भी होता है। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक जैसे रहते हैं। यदि जैसे हमने लिखा P अनुक्रमानुपाती T, तो हम इस चिन्ह को अनुक्रमानुपाती भी पढ़ेंगे और इस चिन्ह को हम समानुपाती भी पढ़ेंगे। लेकिन यदि मान लिया जाए कि हमने इस T को ऐसा नहीं लिखा, यदि हमने इसको 1/T इस फॉर्म में लिख दिया, तो इस चिन्ह को अब व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती इसको पढ़ा जाएगा। दूसरा प्रश्न, बॉयल का नियम किन शर्तों में लागू होता है। तो जो बॉयल का नियम होता है वह निम्न दाब और उच्च ताप पर लागू होता है। निम्न दाब होता है, ताप नहीं है, निम्न दाब और उच्च ताप पर ये जो नियम है वह लागू होता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, चार्ल्स का नियम लिखिए। तो चार्ल्स के नियमानुसार ये भी गैसों से संबंधित नियम है जो चार्ल्स ने दिया था। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है कि जो गैसें होती हैं यदि हम उसका दाब स्थिर रखें, नियत रखें, कांस्टेंट रखें, तो उसके निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू T। ये इसका स्टेटमेंट यहाँ बन सकता है। और साथ ही यदि हम इस चार्ल्स के नियम को अन्य रूप में लिखें तो हम इस नियम को इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ताप को कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। ये स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर चार्ल्स के नियम में लिख सकते हैं। क्या है, हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। अर्थात हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं V बराबर V0, और ब्रैकेट में हमें लिखना है 1 + 1/273T, जहाँ पर V उसका अंतिम आयतन है और V0 उसका प्रारंभिक आयतन है, और T यहाँ पर जो ताप है वो है टेम्परेचर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया हमसे, प्रश्न नंबर 4, चार्ल्स के नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए कि -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन 0 हो जाता है। ये हमसे दिया गया है। टेम्परेचर कितना लेना है हमें, -273 डिग्री सेल्सियस लेना है। यानी कि जो अभी हमने चार्ल्स का नियम लिखा है सेकंड रूप उसका, ये वाला जो सूत्र हमने लिखा था, इस सूत्र का उपयोग यहाँ पर करना है और आपको यहाँ पर आंसर लेके आना। देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो सूत्र हमें यहाँ पता है, जो है V बराबर V0 ब्रैकेट में 1 + 1
273 टी। देखिए आपको टेम्परेचर में कितना लिखना है, टेम्परेचर में आपको लिखना है जो कि दिया गया है -273 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो आप यहाँ पर पुट कर लें तो V बराबर बनेगा V0 1 प्लस टी की वैल्यू आप रखेंगे -273 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 273 इंटू 1 इंटू टी है ये, तो यानी कि माइनस का 273 हो गया, अपोन में हो जाएगा 273 273। आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बचा जो कि माइनस का है, तो V बराबर हो गया V0 1 माइनस 1, 1 से 1 गया 0 बचा, तो V इक्वल होगा V0 इंटू 0, और V बराबर V0 का इंटू आप 0 में करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 0। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये हमने यहाँ पर प्रूव तो कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि आदर्श गैस किसे कहते हैं। आदर्श गैस की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये इसकी परिभाषा सीधी सिंपल सी है। तो ऐसी गैस है जो बायल और चार्ल्स, ऐसी गैस है जो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, उसे पूर्ण या आदर्श गैस कहते हैं। ये इसका सिंपल सा छोटी सी डेफिनेशन है। व्यवहार में ऐसी कोई गैस नहीं है जो उक्त नियमों का पूर्णतः पालन करती है, यानी कि ऐसी कोई गैस नहीं है जो पूर्णतः आदर्श गैस हो, लेकिन फिर भी जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है इत्यादि काफ़ी सीमा तक दोनों नियमों का पालन करती हैं, तो हम इनको आदर्श गैस मान सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है छठा, गैसों के लिए अवोगाद्रो नियम क्या है। अवोगाद्रो आपको नियम लिखना है, जिसे एवोगैड्रो का नियम भी बोला जाता है। इस नियम के अनुसार दाब और ताप समान होने पर, दाब और ताप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दाब और ताप समान होने पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कंडीशन है कि दाब और ताप उनके एक जैसे होना चाहिए, तो उनके आयतन में जो अणुओं की संख्या होगी वो भी समान होगी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लिखिए। डाल्टन के हमें आंशिक दाब का यहाँ पर नियम लिखना है, जो कि इस प्रकार से हम लिखेंगे। इस नियमानुसार समान ताप पर परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का दाब उसकी अवयवी गैसों के दाब के योग के बराबर होता है। यानी कि ऐसी गैसें हमें लेनी है जो परस्पर क्रिया नहीं करती है, तो उनके जो दाब है उसका योग क्या होता है, उसका जो मिश्रण का जो दाब होता है वो उन दोनों गैसों के जो भी दाब होगा उनके योग के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। जैसे कि दो गैसें हैं जिनका ताप जो दाब है वो सेम है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करती है, उनको एक पात्र में हमने भरा है, तो उसका जो टोटल दाब होगा, जो मिश्रण बना है उसका जो टोटल दाब होगा वो इन दोनों के दाब के योग के बराबर होता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर आठवां, ग्राम का विसरण नियम क्या है। तो विसरण नियम हमें लिखना है यहाँ पर। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, क्या है कि नियत दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विसरण की दर अनुक्रमानुपाती हम लिख सकते, व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे 1/√रो, रो को रिप्रेजेंट किया जाता है घनत्व से, 1/रूट के अंदर रो। आप चाहे तो यहाँ पर 1/√रो भी लिख सकते हैं और 1/रो इसको रूट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखें। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 9वें नंबर का, परम ताप क्या है, क्या यह ऋणात्मक भी हो सकता है। तो परम ताप पैमाने या केल्विन पैमाने पर, परम ताप पैमाने या केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं, है ना। ये परिभाषा हो गई। क्या परिभाषा होगी परम ताप की, तो परम ताप पैमाने पर या फिर केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को हम क्या बोलते हैं, परम ताप कहते हैं। और परम ताप का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। परम ताप का मान क्या होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर,
परम शून्य क्या है, क्या इससे भी नीचे ताप हो सकता है, क्या इसका जो टेम्परेचर परम शून्य ताप के नीचे भी जा सकता है या नहीं जा सकता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं परम शून्य ताप या परम शून्य क्या होता है। तो परम शून्य वह ताप होता है जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका आयतन शून्य हो जाता है और इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका वास्तविक मान कितना होता है, तो ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस का मान होता है। अब ये हम देख लेते हैं क्या इससे भी नीचे ताप हो सकता है। तो वास्तव में गैसों का आयतन कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। वास्तव में क्या होता है कि जो भी गैसें होती हैं उनका आयतन शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन तो अवश्य होता है। किसी गैस का ताप -273 डिग्री सेल्सियस के कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे कम ताप होने पर क्या होगा, उसका आयतन ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक आयतन असंभव है। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि इस टेम्परेचर से नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। गैस को गर्म करने पर उसका ताप क्यों बढ़ जाता है, अणुगति सिद्धांत के आधार पर हमें लिखना है। तो देखिए गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर जो ऊर्जा होती है ई, वो जो टेम्परेचर होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो परमताप के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात गैस को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए जब टी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये ई बढ़ेगा, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका जो ताप है वो जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो अतः उसका जो ताप है वह बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, उसका जो ताप है टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बोल्ट्जमैन नियतांक क्या है, इसका मान लिखिए। बोल्ट्जमैन की परिभाषा में लिखनी है। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक जिसे हम R से डिनोट करते हैं और अवोगाद्रो संख्या जिसे हम N से डिनोट करते हैं, इन दोनों के अनुपात को यानी कि इन दोनों के रेशियो को बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। अर्थात बोल्ट्जमैन नियतांक के इक्वल होता है R/N। बोल्ट्जमैन नियतांक क्या होता है कि जब हम सार्वत्रिक गैस नियतांक R और अवोगाद्रो संख्या N का रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, निष्पत्ति निकालते हैं, तो इन दोनों का अनुपात जो है यह बोल्ट्जमैन नियतांक कहलाता है। और इसका मान 1.38 गुणित 10⁻³ जूल केल्विन होता है। क्या होता है इसका मान, 1.38 गुणित 10⁻³ जूल इंटू केल्विन होता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, बोल्ट्जमैन नियतांक का महत्व बताइए। इसका महत्व हमें बताना है, तो हमें पता होना चाहिए के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि एक गैस के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 kT होता है। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, याद रखना है कि जो औसत गतिज ऊर्जा होती है गैस के प्रति अणु की E बराबर 3/2 kT होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर लिखेंगे। तो गतिज ऊर्जा E गतिज ऊर्जा E गैस का एक सूक्ष्म गुण है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो गैस होती है उसका एक सूक्ष्म गुण है, जबकि ताप T उसके संपूर्ण आयतन का एक गुण होता है। T किसे जो T है ये संबंधित होता है उसके संपूर्ण आयतन से, और जो गतिज ऊर्जा होती है संबंधित रखता है उसके एक कण से जो गति करता है। एक सूक्ष्म गुण हो गया और ये उसका एक मुख्य गुण हो गया। अर्थात ताप एक स्थूल गुण होता है, यानी कि सबसे बड़ा गुण होता है। इन दोनों गुणों को संबंधित करने वाला नियतांक बोल्ट्जमैन नियतांक यही है, और यही इसका महत्व। देखें ये E है और ये T है, इन दोनों के मध्य संबंध किसने बताया है, इस K ने संबंध बताया है। तो ये इसका महत्व है। उसके बाद 14वां प्रश्न यह पूछा है कि N मोल गैस के लिए आदर्श समीकरण लिखिए। आदर्श गैस समीकरण लिखना है आपको। क्या लिखना है, आदर्श गैस समीकरण लिखना है। तो आदर्श गैस समीकरण क्या है, तो ये हो जाएगी PV बराबर nRT। क्या हो जाएगी, PV बराबर nRT N मोल के लिए। यदि ये पूछता कि 1 मोल के लिए क्या होगी, तो 1 मोल के लिए हो जाती है PV बराबर RT। इस N को हम हटा देते हैं, यानी कि N बराबर हम 1 मोल ले लेते हैं, और यहाँ पर कितना मोल दिया है, N मोल दिया है। तो जो आदर्श गैस समीकरण है वो हो जाएगी PV बराबर nRT।
इसके बाद अगला प्रश्न दिया है नंबर 15। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी से आर का विमेय सूत्र प्राप्त करना है। तो पीवी बराबर जो दिया है वो हम लिखें, आदर्श गैस समीकरण दिया है जो कि है पीवी बराबर आरटी। तो जिसका हमें विमेय सूत्र निकालना है वो उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो हमें आरटी की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आरटी इक्वल पीवी। तो आर की वैल्यू निकालनी है तो टी इसके अपॉन में चल जाएगा, तो आर इक्वल हो जाएगा पी वी बाय टी। आर इक्वल क्या हो जाएगा, पी वी बाय टी। अब पी यानी कि दाब, इसका विमेय सूत्र हमें पता होना चाहिए आयतन का, और जो ताप है उसका विमेय सूत्र हमें पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। जो पी है इसका विमेय सूत्र होता है ताप का ml-1 T-2, ये इसका विमेय सूत्र होता है दाब का। उसके बाद जो आयतन है पी, इसका विमेय सूत्र होता है, इसका विमेय सूत्र होता है m0l3t0। इसका विमेय सूत्र क्या होता है, m0l3t0, या आप चाहें तो केवल l3 भी लिख सकते हैं। और जो ताप है उसका विमेय सूत्र होता है m0l0t0 थीटा। क्या होता है, थीटा, जिसे आप केवल थीटा भी लिख सकते हैं। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ लिख देते हैं। तो r बराबर हो जाएगा, पहले p लिखेंगे ml-1 T-2, p की लिखेंगे तो m0l3t0 अपॉन में लिखेंगे हम यहाँ पर m0l0t0 और थीटा। तो r इक्वल हो जाएगा, ऊपर की घातें गुणे में है तो घातें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर l की घात, इसमें l की घात ही है, l की घात 3 और -1 घात जोड़ देंगे तो ये l की घात 2 हो जाएगी प्लस की, क्योंकि यहाँ पर घात -1 है और यहाँ पर घात +3 है। तो ऊपर तो क्या बन गया, ये बन गया ml2t-2, ये बन गया। और नीचे क्या बचा हुआ है, तो नीचे बचा हुआ है कि सिर्फ m0l0t0 और थीटा, यानी कि थीटा की पावर 1 बची हुई है। तो थीटा की पावर जब 1 ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो r बराबर आंसर आ जाएगा ml2t-2 और थीटा -1। क्या हो जाएगा, ml2t-2 थीटा -1। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो पूछा गया है कि समान ताप T और दाब T, दाब क्या उसका P है, पर दो गैस हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन V है। आयतन कैसा है उनका, आयतन V है, आपस में मिलाई जाती है। यदि मिश्रण का ताप T व आयतन V हो, ताप कैसा हो, मिश्रण का T हो और आयतन V हो जाए, तो उसका दाब क्या हो जाएगा। तो देखिए अभी हाल हमने एक डाल्टन का नियम पढ़ा था जिसके अनुसार क्या होता है कि समान ताप होता है, दाब होता है। तो यदि हम आपस में मिश्रित न करने वाली यदि दो गैसों को मिलाते हैं तो उनका जो बाद में जो मिश्रण का दाब बनता है वो उन दोनों के अलग अलग दाब के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का दाब क्या है, P है। तो जब हम P प्लस P करेंगे तो जो अंतिम दाब आ जाएगा P डैश, वो क्या आ जाएगा, P डैश आ जाएगा 2P। तो यही आंसर आपको यहाँ लिखना है। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से उसका दाब क्या होगा, उसका दाब हो जाएगा 2P। कितना हो जाएगा, 2P उसका दाब हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 17वां, NTP पर 1 घन सेंटीमीटर हाइड्रोजन और 1 घन सेंटीमीटर ऑक्सीजन दी गई है। कारण सहित बताइए कि किसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी। तो ये देखिए, हम आवोगाद्रो का नियम लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि यदि समान ताप और समान दाब पर जो गैसें होती है उनका समान आयतन में जो अणुओं की संख्या है वो समान होती है, किसी में कम ज़्यादा नहीं होती है। हम लिखेंगे कि एवोगाड्रो या आवोगाद्रो के नियमानुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अतः 1 घन सेंटीमीटर हाइड्रोजन और 1 घन सेंटीमीटर ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या समान होगी। क्या होगी, समान होगी, किसी में कम ज़्यादा नहीं रहेगी। प्रश्न नंबर 18वां, छिद्रयुक्त
दीवारों से बने एक बर्तन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्राएं बराबर बराबर भरी हुई है। यानी कि एक बर्तन है, उस बर्तन में क्या कर रखा, एक बर्तन है ना, यहाँ बर्तन में क्या कर रखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस से क्या कर रखी, भरी हुई है, जिनकी मात्राएं आपस में बराबर हैं। बर्तन में कौन सी गैस अधिक होगी, किसकी मात्रा अधिक होगी? तो देखिए, हम इसे लिखेंगे ग्राम के विसरण नियम के अनुसार, जो होता है कि चूंकि विसरण की जो दर होती है वो हो जाती है अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती 1/√p, या पूरा √p हम लिख सकते हैं, है ना। अभी हाल हमने बताया था, इसको आप 1/√ρ भी कर सकते हैं, या अंडर रूट में 1/ρ भी कर सकते हैं, रो यानी कि घनत्व है। तो फिर हमें लिखना है इसके अनुसार कि चूंकि हाइड्रोजन का घनत्व ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है, हाइड्रोजन का घनत्व कैसा होता है, कम होता है बजाय ऑक्सीजन की तुलना में, तो जिसका घनत्व कम होता है उसका जो विसरण की दर है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब विसरण की दर ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी मात्रा जो है बढ़ जाएगी। तो अतः हाइड्रोजन गैस अधिक होगी। यहाँ पर कौन सी गैस अधिक होगी, हाइड्रोजन गैस अधिक होगी, चूँकि इसका जो घनत्व होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण लिखिए। तो आदर्श गैस समीकरण हमें लिखना है, यहाँ पर दिया नहीं गया है कि आपको 1 मोल के लिखना है या n मोल के लिए लिखना है। तो हमने 1 मोल के लिए लिखी है कि ये होती है PV बराबर RT, जहाँ पर P उसका दाब है, V आयतन है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है और T टेम्परेचर है। यदि आप n मोल गैस के लिए लिखना चाहते हैं तो PV बराबर हो जाएगा nRT। तो सामान्य रूप से जब ऐसा आता है कि आदर्श गैस समीकरण लिखे तो आपको सिंपल सा PV बराबर RT लिख देना होता है। उसके बाद 20वां नंबर का प्रश्न है, यहाँ तक हम इसको रखेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहितों को लिखिए। जो गैस के अणुगति सिद्धांत है उसका हमें मुख्य अभिग्रहित लिखना है। तो हमने यहाँ पर 4 मुख्य अभिग्रहित को शामिल किया है। पहला अभिग्रहित है कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस किससे बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। दूसरा, किसी गैस के अणु जो उनका आकार है हमने उसको बताया है। किसी गैस के अणु दृढ़ यानी कि सॉलिड, पूर्णतः प्रत्यास्थ, गोलाकार व सभी प्रकार से एक समान होते हैं। थर्ड है, अणुओं का आकार अंतराणुक अंतराल की तुलना में नगण्य होता है, यानी कि इनका जो आकार होता है, इनकी जो साइज होती है वो अंतराण्विक अंतराल की तुलना में कैसा होता है, नगण्य होता है। फिर फोर्थ है लास्ट, ये अणु सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते हैं।